विश्व जगत में ये बात प्रमाणित है कि जब महिलाएं कलेश करने पर आ जाएं तो वो सबसे आगे होती हैं और ये चीज हमको सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की इस फ्यूड से समझ में आ गई है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि क्लैश इन पेरिस के बाद बहुत सारे जो सवाल थे उनका आंसर देने वाला था। पूरे शो को अच्छे से डिटेल में रिव्यू करेंगे और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आ रही है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको कुछ ऐसे दिखती है कि सीएम पंक बैक स्टेज हैं और वो सेथ रॉलिंस के इंतजार में है कि भाई ये बंदा जैसे ही बिल्डिंग में घुसेगा मैं इसको यहीं पे पकड़ लूंगा। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे एक आध ऐसे और सेगमेंट दिखाए जहां पे वो ये दिखा रहे हैं कि सीएम पंक इतना पागल हो चुका है सेथ रॉलिंस को पकड़ने मारने धोने के पीछे कि अब वो जैसे ही वो अरीना में घुसेगा, बिल्डिंग में घुसेगा, वहीं पे उनको पकड़ना चाहते हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक अच्छा सेटअप बनाया था कि आज जो है एक इंपॉर्टेंट एंगल रन होने वाला है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकला भी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट जो मेन शो की स्टार्टिंग है वो होती है जे उसो की एंट्रेंस के साथ। बहुत आराम से पूरी एंट्रेंस मैंने देखी और सही में भाई जे उसो की एंट्रेंस कुछ अलग ही है। सही में ये कुछ अलग ही है। मतलब आज मंडे नाइट रॉ का जो क्राउड था वो 20,000 से ज्यादा का था, क्योंकि वहीं से ये दोबारा से कर रहे थे जहां से इन्होंने अभी ये क्लैश इन पेरिस करा था। तो इतने ज्यादा रॉ में अटेंडेंस देखने की आदत नहीं है और उस एंट्रेंस पर जो फायरफ्लाइज जले हुए थे यार वो कुछ अलग ही था। मतलब ठीक है जे उसो की स्टोरी लाइन एक तरफ, लेकिन ये जो एक माहौल बनाने वाली चीज है वो जे उसो से शायद ही कोई बेटर कर पा रहा है। ऐसी खतरनाक एंट्रेंस थी ये जे उसो की। अब जे उसो आते हैं और जब रन इट बैक वाला जो हिसाब किताब है आज वो जे उसो ने नहीं किया। थोड़ा सा उन्होंने क्राउड को डिसअपॉइंट कर दिया। आपको लग रहा होगा कि है ऐसा डिसअपॉइंट क्यों कर दिया, जो कि उनके कैरेक्टर वर्क के हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत अच्छा था। क्योंकि उन्होंने बोला यार मेरे को अभी चैंपियन होना चाहिए था और मैं चैंपियन नहीं हूं, मेरे मेडिकल टेप लगे हुए हैं। अगर मैं रोमन रेंज के मैच में इन्वॉल्व ना होता तो क्या पता मैं मैच जीत जाता, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी फैमिली के साथ तुम नहीं उलझ सकते। और ऐसा करके वो कॉल आउट भी कर देते हैं पूरे द विजन को, ब्रॉनसन रीड को, ब्रॉन ब्रेकर को, सेथ रॉलिंस को, पॉल हेमन को। अब विजन तो निकल के अभी नहीं आया, निकल के आते हैं एले नाइट और वो भी कहते हैं कि मैं भी चैंपियन होता, मैं हार गया, हम सब हार गए और इसका जो ठीकरा है वो जे उसो के सिर पे वो फोड़ देते हैं। कहता है हमारे पास मौका था सेथ रॉलिंस को मारने का, लेकिन तूने क्या किया, तू अपनी बीच में चुल करने लग गया। वो उस मोमेंट की बात कर रहे होते हैं जब ये सारे के सारे मिलकर सेथ रॉलिंस को टेक आउट कर सकते थे। और मैं सिक एंड टायर्ड हूं कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन ही नहीं पा रहा और टाइम आने पे तुझे भी समझा दूंगा। तो ऐसा करके ना दोनों में गर्मा गर्मी सी हो जाती है, आपस में लड़ने को होते हैं। लेकिन तभी म्यूजिक हिट होता है ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर ने आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स आगे बात बोली कि ये सब कंसर्न की बात नहीं है, मेन बात तो ये है कि हमारा पॉल हेमन इंजर्ड हो गया भाई, वो हॉस्पिटल में है क्योंकि रोमन रेंस ने उसे मारा। और जैसे ही रोमन रेंस का उन्होंने नाम लिया भाई वहां पे फिर से रोमन रेंस अभी शो पर है भी नहीं, ओटीसी और वो रोमन रेंस वाले जो चैंट हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। फिर से ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं अटेंशन, हमने रोमन रेंस को भी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। तो इसकी वजह से क्राउड वहां पे बू करता है। इसके बाद ब्रॉनसन रीड कहते हैं सबसे पहले तो तुम एक्नॉलेज करो अपने ट्राइबल थीफ को। तो अभी भी वो ये वाला जो गिमिक है उसको लेके चल रहे हैं, भले ही बंदे के पास शूला फाला नहीं है। एफ यू ब्रॉनसन के वहां पे लाउड चैंट थे। अब यहाँ पे ये लोग बस इस चीज को किस तरफ लेके जा रहे थे, ये इसको लेके जा रहे थे एक टैग टीम मैच की तरफ। वो जो है मैच के लिए बोलते हैं, सामने से अग्रीमेंट भी आ जाता है और हमको पता चल गया कि आज शो पर टैग टीम मैच होने वाला है। और फिर से जे उसो वो जो बोलते हैं 4 लेटर्स, उसके आगे बंदा कुछ नहीं बोलता, फिर क्राउड बोलता है 1 वर्ड यीट। वो भाई है तो देखो कूल, आप उसे कुछ भी कह लो कि अच्छा जे उसो का ये वैसा ये ऐसा, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि जे उसो के पास ही हैं और इस समय किसी के पास नहीं, तो उसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने बता दिया था कि भैया आज जो है हम शो पर टैग टीम मैच करवाने वाले हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कलेश करने में महिलाएं देखो आगे रहती हैं और ये अकेला कलेश सिर्फ बैकलिंच वाला नहीं है, एक यहाँ पे जापानीज लोगों के बीच में भी कलेश चल रहा है। अब आस्का ने थोड़ा सा वो ठंडा तो हो गई है ईयो स्काई को लेके, लेकिन फिर भी वो ईयो स्काई के ऊपर जैसे एक बुली नहीं करता काम वैसे करके कर रही है कि ठीक है तुझे अपने ग्रुप में ले तो लेंगे लेकिन तू थोड़ी दब के रहेगी हमारे साथ। और वो हर बार ही बहुत ज्यादा फनी लग रहा है जब आस्का तो चली जाती है लेकिन कायरी सेन नहीं जाती, तो पीछे से जैसे मम्मी डांट के नहीं बुलाती हमारा नाम लेके, तो वैसे ही आस्का भी बोलती है कायरी, तो उसके बाद जो है फिर कायरी सेन डर डर के जाती है। और ऐसा एक बार नहीं आज मल्टीपल सेगमेंट में हुआ हमको पता चला। और शो पर फिर जजमेंट डे वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का मैच भी था। इस मैच में जो क्राउड की इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे कूल मूवमेंट है। हॉट टैग आता है आस्का का, कायरी सेन का बाहर जो है इनसेन एल्बो हुआ और आस्का लॉक के साथ रॉक्सैन ने टैप आउट कर दिया और इस तरीके से जो मैच है वो जीत गया। और जैसे मैंने बोला मल्टीपल ये जापानीज लोगों के सेगमेंट थे, तो निकी बेला के
साथ भी सेगमेंट था, उस पर भी जो है आस्का वहां पे फिर आ गई और बातचीत सही से होने नहीं दी। उसके बाद फिर रिया रिप्ले और आस्का के बीच में भी एक बातचीत होती है और उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे ये जो पंगा चल रहा है इससे तो दूर रहे, और वो कहते हैं अच्छा क्या कर लेगी तो ऐसा करके इनके बीच में भी टेंशन हो जाती है। उसके बाद फिर से कायरी सेन वहां पे रुक जाती हैं, तो आस्का ने फिर से कायरी करके चिल्ला के बुलाया, तो फिर कायरी सेन को जाना पड़ता है। तो ये अच्छी स्टोरी लाइन चला रहे हैं और WWE को इस पे अच्छा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा मत करना कि एक दो हफ्ते तुमने चला दिया और उसके बाद ये वाली जो स्टोरी है उसको तुम खुद ही भूल जाओ। इसके बाद शो पर दो ऐसे ही मैचेस आते भाई, ये पता नहीं ट्रिपल एच क्यों ही डाल देता है ऐसे मैचेस यार। अभी इतना बढ़िया क्लैश इन पेरिस तुम देखे आए हो मैच था ये, फिन बैलर वर्सेस ड्रैगन ली का। जेडी मैकडोना की चुल होती है और फिन बैलर अपने फिनिशर के साथ जीत गए। फिर जो दूसरा मैच था वो था एक 6 मैन टैग टीम मैच। अच्छा मैच था लेकिन वही बात है कि आगा पीछा भी कुछ इसका होना चाहिए। न्यू डे एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस पेंटा एंड वॉर रेडर्स का जो फिनिशिंग मूव था यहाँ पे, जो वो कूद के आइवार के ऊपर चढ़ के फिर मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं मैच को जीतने के लिए पेंटा, वो काफी मस्त लगा देखने में। इसके बाद शो पर आता है एक बहुत बड़ा मैच, और जब ये मैच चल रहा था एक्सपेक्टेशन इस मैच से बहुत ज्यादा थी कि शायद इसके क्लोजिंग मूवमेंट में कुछ बहुत तगड़ी चीज आने वाली है। तो ये मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, और वो जो क्राउड का ला 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 वाला जो चैंट है भाई वो क्या मस्त लगा है दोबारा। मतलब इस बार कैमरा नहीं हिला ऑब्वियसली, लेकिन वो चैंट एजे स्टाइल्स के लिए कमर्शियल पे जाके ये वापस भी आ गए और उस पूरे टाइम पर वो चलता ही जा रहा है नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि आते नहीं कमर्शियल, तो पूरे टाइम वो चैंट ही थक नहीं रहा। मतलब अभी तो तुम कल भी तो क्लैश इन पेरिस देख के आए हो ना, तुम्हारे अंदर थकान कैसे नहीं हो रही? वो मोदी जी का जो मीम है, तुम्हें थकान नहीं लगती क्या? बस वही हिसाब किताब था ये पेरिस के क्राउड के साथ। अभी मैच शुरू होता है और एजे स्टाइल्स का इंट्रोडक्शन आज फिर से उन्होंने दिखाया, वो जो 8K वाले कैमरा के साथ होता है, लेकिन इस बार वो ला 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 ज्यादा चलने नहीं दिया क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ने पहले अटैक कर दिया। अच्छा ही मैच होना था इनके बीच में, टोर्नेडो डीडीटी, नेक ब्रेकर और वो 3 अमीगोस भी हमने देखे डोमिनिक मिस्टीरियो के। एजे स्टाइल्स ने स्टाइल्स क्लैश अपना लगा भी दिया था, लेकिन वो तो रोप पे जाके टांग लग गया डोमिनिक मिस्टीरियो का। एंड देन उसके बाद जब वो फोरआर्म के लिए जा रहे होते हैं भाई, यहाँ पे निकल के आ जाते हैं एल ग्रांडे अमेरिकानो। उन्होंने अपना वो जो मेटल का लगाते हैं वो माथे पे वो लगाया और उसके बाद उसने रिप पे पता नहीं चेस्ट पे कहाँ तो उनके मार दिया। स्प्लैश लगाया डोमिनिक ने और डोमिनिक मिस्टीरियो ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली। आई थिंक ये एक सही मौका था कि एजे स्टाइल्स के पास चैंपियनशिप आ सकती थी, बट अगेन शायद डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके कुछ बहुत ही इनके खतरनाक प्लान्स है, क्योंकि अगर इस क्राउड के सामने एजे स्टाइल्स अब भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीता है तो मतलब कि भाई कुछ तो बहुत तगड़ा हिसाब किताब चलने वाला है। डिसअपॉइंटमेंट होगी मुझे पता बहुत सारे फैंस को कि एजे स्टाइल्स को यहाँ पे तो चैंपियन बना ही देते, मतलब क्राउड भी वैसा था, बट WWE ने फिलहाल ऐसा मूवमेंट हम फैंस को दिया नहीं है। इसके बाद हमको एक मेडिकल, एक नहीं दो बंदों की मेडिकल अपडेट मिलती है और यह है पॉल हेमन और रोमन रेंस की। पॉल हेमन के बारे में पता चला कि उनको कुछ गले में कंट्यूशन हुआ है और इसकी वजह से अब वो बाहर रहने वाले हैं, और रोमन रेंस का भी पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं उनकी रिब में जो कि उनको आउट ऑफ एक्शन करते हैं इनडेफिनेटली। तो स्टोरी लाइन में WWE ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है और जब भी ऐसे कोई इंजरी वाले एंगल या फिर कोई बहुत टाइम तक गायब रहने वाले एंगल होते हैं स्टोरी लाइन में, तो उसका मतलब बंदे का रिटर्न कुछ भयंकर तरीके से होगा। तो आज WWE ने उस चीज को ऑफिशियल कर दिया कि भाई चलो ठीक है, अब रोमन रेंस की जो है वो छुट्टी हो चुकी है और उनकी मेडिकल अपडेट भी हमको पता चल गई। इसके बाद बैक स्टेज हम जाते हैं और यहाँ पे सीएम पंक और रिया रिप्ली दोनों थे, ये बातें कर रहे हैं और एडम पियर्स ने आके बताया कि यार सेथ रॉलिंस तो बिल्डिंग में आ गया। सीएम पंक की फुक गई, भाई कैसे आ गया? तो उसके बाद कहता है भाई ठीक है आ गया ना बिल्डिंग में, मैं इसी को चेज करता हूँ। और इसके बाद ही जो अगला सेगमेंट था वो था द बेस्ट इन द वर्ल्ड का, और मेरे ख्याल से WWE की हिस्ट्री में मैं बोलूंगा बहुत ही यूनिक सेगमेंट्स में से ये एक होगा। जिस तरीके की चीजें हमको इस पूरे ये जो भी अभी आने वाले कुछ मिनट्स होने वाले थे उसमें हुआ है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको पूरा सेगमेंट एक्सप्लेन करने के बाद भी बताऊंगा। तो सीएम पंक की एंट्रेंस होती है, बहुत ही सीरियस मूड में बंदा था और वो कहते हैं कि मेरा ये जो एंडलेस पंगा है वो सेथ रॉलिंस के साथ चल रहा है और मैं अब शो को हाईजैक करने जा रहा हूं जब तक ये सेथ रॉलिंस अपना पिछवाड़ा बाहर लेके इस रिंग में मेरे साथ नहीं आ जाता, मुझसे बात नहीं कर लेता, फेस टू फेस मैन टू मैन, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो इतने में सेथ रॉलिंस का म्यूजिक प्ले हो गया, बिल्कुल रेडी था सीएम पंक अब। लेकिन सेथ रॉलिंस की जगह निकल के आती हैं उनकी धर्मपत्नी बेकी लिंच, और वो अपनी एंट्रेंस भी बिल्कुल सेथ रॉलिंस के स्टाइल में कर रही थी ऐसे नाचते हुए गाते हुए, बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। वो रिंग में आके एंटर करती हैं और वो कहते क्या हो गया, ये वो मैन नहीं है जिसको तू चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है गिमिक में जो बेकी लिंच है उनका नाम भी मैन है, लेकिन फिलहाल तो मैं ही वो मैन हूं जिसके साथ तुझे डील करना है। एजे ली के यहाँ पे चैंट लग रहे हैं, आपको पता है जब से अभी क्लैश इन पेरिस में हुआ है सारा सीन, एजे ली के आने की जो स्पेकुलेशन है उन्होंने और रफ्तार पकड़ ली है। तो यहाँ पे इन चैंट्स का जवाब दिया बेकी लिंच ने और वो कहती है क्लासिक, ऑलवेज तुम लोग तो उन्हीं डोप के लिए चैंट करते हो ना जो लोग यहाँ पे काम भी नहीं करते। और इससे वो कहना चाह रहे थे जिस तरीके से पहले
बंदे सीएम पंक के लिए चैंट लगते थे। इसके बाद पंक कहते देख मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है अनलेस तेरे पास फोन है और तू अपने पति को बुलाए यहाँ पे ताकि मैं उसे मार सकूं। बेकी लिंच कहती है तू बताएगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तेरे जो एक्शंस है ना वो सिर्फ एक बंदे को इफेक्ट नहीं करते। यहाँ पे बेकी लिंच ये वाली स्टोरी लेके आना चाह रही थी कि कैसे, क्योंकि सेथ रॉलिंस मेरा पति है तो अगर तू मेरी पति की नाक में दम करेगा तो यानी कि मेरे नाक में दम भी होगा और हमारी जो छोटी बच्ची है उसके नाक में भी दम होगा। ये कुछ स्टोरी लाइन यहाँ पे हमारे सामने आ रही थी। अब पंक कहते हैं यार ये बकवास मुझे नहीं पढ़नी इसमें, वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन बेकी लिंच ने उनको रोक लिया। कहती है कि अब तुझे वो सारी बातें सुननी पड़ेंगी जो कि मैं कहना चाहती हूँ। और उसके बाद यहां से तो जो बातें बेकी लिंच ने बोलना शुरू किया है, भाई प्रोमो वर्क कितना कमाल का था बेकी लिंच का। मतलब पता था कि माइक पर अच्छी ही है बेकी लिंच, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने काम किया भाई उसको बहुत तगड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और एंड में तो उन्होंने कुछ बवाल ही कर दिया। सीएम पंक कहते हैं कि तेरा जो पति है वो डरपोक है, लेकिन बेकी लिंच कहती है जितना उसने सैक्रिफाइस किया है ना तू सोच भी नहीं सकता। वो हॉट है, वो जैक्ड है। और सीएम पंक बीच में उनको रोकते हुए बोलते हैं हाँ और वो डिल्यूजनल भी है। तो बेकी लिंच कहती है देख मेरा पति ऐसे इंटरप्ट नहीं करता मुझे। सीएम पंक कहते हैं कि करना चाहिए उसे, क्योंकि अगर वो तुझे इंटरप्ट करता ना अभी तो हमें आगे तेरी बकवासें नहीं सुननी पड़ती। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखोगे तो ये पता चल जाती है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोमोज के अंदर ऑलरेडी थी, ये इंप्रोवाइज करी जाती हैं उसी टाइम पर। और ये इंप्रोवाइज कोई बंदा या बंदी कब कर सकती है, जब वो ऑलरेडी माइक पर बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है और वो बहुत कंफर्टेबल है अपनी बातों को बोलने के लिए। तो ये यहाँ पे भाई कुछ कमाल का ही स्टफ लेके आ रहे थे। अब इसके बाद बेकी लिंच ने बोला कि जो मेरे मैचेस होते थे ना उस टाइम पे भी ये लोग सीएम पंक के चैंट करते थे। मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट कर लिया अपनी वजह से, ये सारे लोगों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, वहां पे शट द एफ अप के चैंट्स लग रहे थे तो उस पर भी बेकी लिंच जो है बहुत ज्यादा लड़की चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलती, एकदम ट्रैश टॉकिंग वैसी बेकी लिंच ने यहाँ पे बोला। कहती है कि मेरा हस्बैंड विजनरी है, रेवोल्यूशनरी है। अब एक तरफ तो वो सारे लोग गालियां बक रहे हुए बेकी लिंच सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ये उन्होंने ही बोला बेकी लिंच के लिए, तो वो एक क्राउड का कूल मूवमेंट था। बेकी लिंच ने एक्सप्लेन कर दिया देख ये बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। एजे ली के फिर से चैंट लगते हैं तो उन्होंने बताया कि एजे ली यहां काम नहीं करती तो इस बारे में चैंट लगाना तुम लोग बंद कर दो। और सीएम पंक तो विजन में फिट नहीं होता तो निकल ले यहां से, भग ले यहां से। अब सीएम पंक ने बोला तो तूने बहुत सही है, चाहे इसका कोई सेंस बने या फिर नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि 10 सालों से इन लोगों ने मेरा चैंट किया और ये 30,000 लोग, ये मेनियक्स इस समय भी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सीएम पंक के वहां पे चैंट लग रहे थे। और वो सेथ रॉलिंस को एक्सपोज करते हुए बोलते हैं कि वो अपने टाइटल के पीछे छुपता है, ही हाइड्स बिहाइंड पॉल हेमन। अब उसने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड ढूंढ लिए हैं और अब अपनी पत्नी के पीछे भी छुपता है। बेकी लिंच तू है तो टैलेंटेड, यू आर द मैन, लेकिन तूने एक बम के साथ शादी कर ली है जो कि तेरी गलती थी। तेरा जो टेस्ट है आदमियों में वो बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसा सीएम पंक बेकी लिंच को बोल रहे हैं। अब इतने में ही क्या हुआ भाई, ये अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा। सेथ रॉलिंस रैंप पर खड़े हैं, किसी एंट्रेंस म्यूजिक के साथ नहीं है सेथ रॉलिंस, ऐसे ही वो वहां पे खड़े थे। अब ये देख के ही सीएम पंक को लगा कि अरे भाई अब तो इसे जाके मैं फेरूंगा। उन्होंने उधर से बोला हे सीएम पंक तेरे में दम है तो इधर निकल के आजा फेस टू फेस बातें करते हैं। अब सीएम पंक जाने लगते हैं तो बेकी लिंच ने उनका रास्ता रोक लिया, लिटरली इधर गए तो इधर, उधर गए तो उधर। अब जैसे ही वो रास्ता बना भी लेते हैं तो सेथ रॉलिंस ही वहां से चले गए। अब सीएम पंक को गुस्सा आ गया भाई कि ये मेरा रास्ता भी रोक लिया। उसके बाद सेथ रॉलिंस वहां से चला भी गया और जैसे ही सीएम पंक पीछे मुड़े एक चांटा रखा है बेकी लिंच ने सीएम पंक के मुंह पर, वो आई थिंक सही से कनेक्ट नहीं हुआ तो दूसरा चांटा उन्होंने फिर रखा और ऐसे ऐसे चांटे मारे ना, मेरे को थोड़ी अपनी मम्मी की भी याद आई क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे ऐसे वाले चांटे भी पड़े हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब ये उल्टे हाथ का चांटा कभी खाया होगा ना तो वो सीधे हाथ के चांटे से कई बार तगड़ा होता है। तो बिल्कुल ऐसा मार दिया उन्होंने बुरी तरीके, मतलब आपको देख के खुद गुस्सा आ सकता है बेकी लिंच को कि ये कैसे मार रही है यार, क्योंकि सीएम पंक तो हाथ उठा नहीं सकता। अब ये सब जब हुआ तो वो उस पूरे टाइम में ट्रैश टॉकिंग भी कर रही है कि क्या कर लेगा, तो अपना सिर भी ऐसे आगे लेके जा रही है। तो बेकी लिंच बहुत मतलब कह सकते हो कि इस अकेले मूव ने ये जो स्टोरी है इसको बहुत अलग बना दिया। और जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत यूनिक सेगमेंट में से था क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट डायनामिक है जहां पे दो बंदे जिनके ऑलरेडी इतने तगड़े पंगे हैं उसमें उनकी इसकी वाइफ आ गई है और अब ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा पूरा मामला, इसका लेवल अप हो गया इस तरीके से। और क्योंकि सीएम पंक कुछ कर भी नहीं सकते, बट सीएम पंक ने ये बोला कि ये जो सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया है ना इसका वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला है और मैं तुझे भी रिग्रेट करवाऊंगा जो तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। ऐसा करके सीएम पंक वहां से चले जाते हैं और बेकी लिंच ने वहां पे भी कसर नहीं छोड़ी। वो कहती है मैं तो ऑलरेडी रिग्रेट कर रही हूँ, तेरा गंदा सा पसीना मेरे ऊपर लग गया, अब निकल ले यहाँ से, जैसे बैक स्टेज जा रहा है ना निकल ही ले तू यहाँ से, ऐसा बेकी लिंच सीएम पंक को बोल रही होती। बेचारा सीएम पंक कुछ कर नहीं पाया, बहुत गुस्से में था लेकिन सीएम पंक। बट बैक स्टेज से एडम पियर्स के साथ जब सेगमेंट हुआ तो पता चल गया
कि अगला जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो शिकागो में होने वाला है। तो इस बात के ऊपर ट्रिमेंडस रिप्लाई किया सीएम पंक ने। तो अब स्मैकडाउन में पॉसिबली क्या हो सकता है, इतने शायद आप लोग समझदार हो ही। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है जे ऊसो एंड एले नाइट वर्सेस ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। ये ब्रॉनसन्स ने इस मैच में पूरा डोमिनेट किया। फिर जे ऊसो का हॉट टैग आता है, उन्होंने हक किया ब्रॉन ब्रेकर को, सुपर किक्स उन्होंने लगाई, क्लोज लाइन एले नाइट और जे ऊसो ने मिलकर साथ में मारी, तभी ब्रॉनसन रीड बाहर गिर जाते हैं। एले नाइट ने बीएफटी लगाई, ऊसो ने अपना स्प्लैश लगाया, लेकिन पता नहीं बीच में कहां से जो है ब्रॉनसन रीड आ गए, उन्होंने खींच लिया जे ऊसो को, तो पिनफॉल नहीं हो पाता। एले नाइट की मुंडी तो उन्होंने बाहर रिंग पोस्ट पे ही फोड़ दी और उसके बाद 3 सुपर किक लगाते हैं वो। इसके बाद उन्होंने हक किया, स्प्लैश किया और वो पता नहीं पिनफॉल के लिए जाते हैं नहीं, क्योंकि लीगल मैन तो थे ही नहीं ब्रॉनसन रीड। इतने में ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर आता है और जे ऊसो इस मैच में पिन हुए हैं, मैच ये जीत चुके हैं। इसके बाद इन दोनों ने जो है अटैक करना शुरू किया एले नाइट के ऊपर। मेन टारगेट इनका जे ऊसो ही था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने रीबाउंड में स्पीयर भी खाया है, सुनामी भी खाई है। अब शायद वो और ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज अचानक से पता नहीं क्या हो गया और जिमी ऊसो आ गया सेव करने के लिए जे ऊसो को। ये तो भाई जिमी ऊसो तो हर जगह ही आ जाता है सेव करने के लिए, अभी अपने भाई को सेव करने भी आ गया। मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूं कि आगे क्या जे ऊसो भी कभी जाएगा जिमी ऊसो को सेव करने। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि WWE अब इनको एक टैग टीम के तौर पे फिर से एस्टैब्लिश करने वाली, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के बिल्कुल एंड में जो बात उन्होंने बोली वो थी कि यार मैं अकेले नहीं कर सकता, आई नीड यू, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो शायद यहाँ से जो टैग टीम है उसको बना रहे हैं। आज ऐसा शो नहीं था जो ट्रिपल एच डिसाइड करके आया कि भाई कुछ तबाही मैं लेके आ जाऊंगा, तो उस हिसाब का ये शो था। और आज के शो को अगर रेट के तो करें तो 4 स्टार की रेटिंग थी। ये सीएम पंक वाला सेगमेंट, बेकी लिंच वाला तो बिल्कुल गोल्ड था। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।